नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेयर गुरु जी में। तो साथियों, ये वाला वीडियो एमपी पुलिस के स्टूडेंट्स जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि एमपी पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करें। तो साथियों अब आपको रेगुलर एमपी पुलिस के मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहेंगे। एक ही वीडियो में हर एक टॉपिक से अपन कुछ कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर वीडियोस वॉच करते रहेंगे तो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी बुक से भी अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। तो रेगुलर वीडियो को वॉच करते रहे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए साथियों, अपन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोते पोती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से संबंधित कि सीता के नाती नातिन और पोता पोती कौन है इसमें से। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है और नीचे आपने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सीता कहाँ है। तो सीता क्या है, ये रही सीता रही, और ये रहे उसके हस्बैंड, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि नाते नातिन किसे कहा जाता है, जो लड़की के बच्चे होते हैं उन्हें नाती नातिन कहा जाता है, जो लड़के के बच्चे होते हैं उन्हें पोता पोती कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये सीता है, उस सीता के 2 बच्चे कौन से हैं, एक तो ये रहा राहुल जो सीता का बेटा है, और ये प्रियंका जो सीता की डॉटर है। ठीक है, तो जो राहुल के बच्चे होंगे उन्हें पोता या पोती कहा जाएगा, और राहुल की वाइफ ये रही सरिता। ठीक है, अब इनके बच्चे कौन से, 3 बच्चे हैं, कपिल, कुणाल और प्रिया। तो कपिल, कुणाल और प्रिया क्या हुए, इसके पोता या पोती हुए। ठीक है, और वही प्रियंका जो इसकी डॉटर है, इसके हस्बैंड है जयेश, और इनके जो बच्चे हुए वो सीता के क्या रहेंगे, नाती नातिन रहेंगे। तो इसमें सार्थक, मोना और पारुल, ये क्या है, नाती नातिन है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है पारुल और कपिल। तो पारुल यहाँ पर आप देखते हैं क्या है, नातिन है, तो ये ठीक है नातिन है, और कपिल ये क्या है, आपका पोता है। तो बिल्कुल यहाँ से आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इस ऑप्शन में एक नाती है और एक पोता है। ठीक है, वहाँ की दूसरे ऑप्शन आप देखेंगे प्रियंका, तो प्रियंका क्या है, यहाँ पे इसमें उसकी बेटी दी हुई है, और सार्थक क्या दिया हुआ है, उसका यहाँ पे नाती दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रियंका है डॉटर है, मतलब कि जहाँ पे पूछा गया है कि आपके क्या ऑप्शन में क्या होने चाहिए, नाती नातिन होनी चाहिए या पोता पोती होनी चाहिए, मतलब दोनों में से एक एक होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है ही नहीं इस ऑप्शन में, आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि पारुल जो है वो क्या है, उसकी नातिन है, और जो कपिल है वो उसका क्या है, पोता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन है, सितंबर, 1 सितंबर को, 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को या 15 जुलाई को। तो सही आंसर क्या रहेगा, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रावी नदी, सोन नदी, केन नदी या बेतवा नदी। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, बेतवा नदी। आपका जो विदिशा है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। तो ग्वालियर की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है राणा सिंह, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य या सूरज सेन। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या रहेगा, तो आपका सही आंसर रहेगा सूरज सेन। सूरज सेन के द्वारा आपके ग्वालियर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा, सूरज सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे दिखा है, यदि डिमांड को DMM मतलब इस प्रकार लिखा जाता है, डिमांड को इस प्रकार लिखा जाता है और सप्लाई को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसी के आधार पर क्वांटिटी को आप किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो डिमांड है, डिमांड को DMAMED से लिखा जाता है, मतलब कि साथियों आप इसका देखेंगे उल्टा, यहाँ पे आप देखेंगे जो डी लिखा हुआ है ये आपका लास्ट में इस डिमांड के डी दिया हुआ, फिर एन, तो डिमांड के सेकंड लास्ट में कितना क्या है, एन, मतलब इसको रिवर्स करके लिख दिया गया, डिमांड को रिवर्स करके ये लिख दिया गया है, और सप्लाई को रिवर्स करके ये लिख दिया गया। तो इसी प्रकार अपन क्वांटिटी को रिवर्स करके लिखेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो क्वांटिटी के लास्ट में क्या है, वाई, क्वांटिटी के लास्ट में वाई है, तो ऑप्शन में आप देखिए सभी में वाई दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन काटना है, इससे आपका समय बच जाता है। तो यहाँ पे सभी वाई दिया हुआ है, तो आप मतलब अब अपन एक ऑप्शन का अनुमान नहीं लगा सकते। फिर देखते हैं दूसरे, यहाँ पे टी दिया हुआ, सेकंड लास्ट क्या है, यहाँ पे टी है, तो इसके बाद क्या आएगा, टी आएगा। तो सभी ऑप्शंस में टी दिया हुआ है। अपन आगे और देखेंगे आई, इसके बाद आपका क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए।
तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन में आपके आई दिया हुआ है, मतलब कि ये आपके 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से एक होगा। उसके बाद फिर टी आएगा क्योंकि यहाँ पे ये टी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो वाई टी, अभी भी आपको आगे और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आएगा एन, तो टी के बाद क्या आएगा एन, तो टी के बाद एन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मतलब कि आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ये पहला ऑप्शन सही रहेगा। तो इस प्रकार आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स करके दिया हुआ है, सभी को रिवर्स करके दिया गया था, डिमांड को भी रिवर्स करके दिया गया था, सप्लाई को भी रिवर्स करके दिया गया था, और आप क्वांटिटी को भी रिवर्स करके लिखेंगे तो इस प्रकार आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव या रजत शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तरुण विजय। तरुण विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी लिखी जिसका नाम है मोदी एक तारे का उदय, ठीक है। सही आंसर क्या रहेगा, तरुण विजय रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, चेन्नई, बेंगलुरु, देवास या कोरापुट, ठीक है। तो सही आंसर क्या रहेगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो 4 ऑप्शन है, 1949, 1947, 1927 या 1935। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत में 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रामजी ठाकुर, मिथिल प्रसाद त्रिपाठी, प्रभुनाथ त्रिवेदी या रामशंकर अवस्थी, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, प्रभुनाथ त्रिवेदी, मतलब कि आपका ऑप्शन तीसरा सही रहेगा, प्रभुनाथ त्रिवेदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप कि किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। तो ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य या राजा भोज के द्वारा। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दूसरा रहेगा, बुंदेला राजपूत के द्वारा ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल ही सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्याचल श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है। तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी। 4 ऑप्शन है, बेल चोटी, निकाय श्रेणी, केसगेट चोटी या गुडविल चोटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा, गुडविल चोटी जो है वो विंध्याचल श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से आपको विषम ज्ञात करना है, मतलब कि कौन ऐसे हैं जो जिनका मेल आपस में नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हाथी और चिंगारना, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है कि हाथी जो है वो चिंगारता है, उसकी और घोड़ा जो होता है हिनहिनाता है। ऊंट और दहाड़ना, तो ये आपका यहाँ पे सही है, मतलब ये ऑप्शन आपका ऑड वन, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि ऊंट दहाड़ता नहीं है। दहाड़ता कौन है, आपका शेर दहाड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये सही आंसर रहेगा, क्योंकि कुत्ता और भौंकना, तो कुत्ता भी भौंकता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा रहेगा, ये बिल्कुल ऑड है, तो इसको आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होगा, एक खास कोड में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, VEYDAS कैट, वे दास कैट, ठीक है, ये कुछ दिए हुए हैं। इसका अर्थ होता है वाइस एंड क्लेवर, इसका मतलब क्या होता है, वाइस एंड क्लेवर। उसके बाद दिया हुआ है DAS, ये दिया हुआ है, और इसका अर्थ होता है क्लेवर यंग बॉय, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ जंप, जाना, ऑन, जो भी दिया लिखा हुआ है आप देख लीजिए, और इसका आंसर क्या होता है, यंग मीन्स फ्रेश, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो वॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे देखेंगे, फर्स्ट वाले को आप लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है वाइस एंड क्लेवर। दूसरा आप देखेंगे दास, सोम, जाना, जो भी लिखा हुआ है, इसका आंसर होता है क्लेवर यंग बॉय। थर्ड वाले आप लाइन देखेंगे तो इसका मतलब होता है यंग मीन फ्रेश, ठीक है। तो अब यहाँ से आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आप देखें कि फर्स्ट वाली जो लाइन है यहाँ पे पूछा किसके गया है, वॉय के लिए पूछा गया है। तो वॉय आपका, इसमें आप देखेंगे तो वो यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है, मतलब कि इसी में से एक शब्द है जो वॉय के लिए इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे क्लेवर, और क्लेवर यहाँ भी यूज किया गया, इन दोनों लाइनों में क्लेवर यूज किया गया। मतलब क्लेवर के लिए कौन सा कोड यहाँ पे यूज किया गया होगा, तो यहाँ पे एक चीज सिमिलर क्या दिखाई दे रही है, दोनों में DS दोनों में दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो आपका क्लेवर के लिए यूज किया गया, तो ये तो आपका हट जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं इसमें यंग लिखा हुआ है, लास्ट वाले में भी यंग दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सिमिलर है, यहाँ पे जाना, JANA और JANA दोनों में सिमिलर है, तो इसको भी आप यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पे ये यंग के लिए ये भी कट गया। अब एक क्या अच्छा SOM, तो ये आप किसके लिए यूज किया गया है, बॉय के लिए यूज किया गया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन तीसरा रहेगा, SOM जो शब्द है वो बॉय के लिए यूज किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यदि बोर्ड को इस प्रकार कोडित किया जाता है तो
तो FKDLUU को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है BOARD, ठीक है। अब इसका कोड क्या दिया हुआ है ERDUG, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप बी से अगर 3 लेटर आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा, मतलब CDE, ठीक है। 3 लेटर आपने प्लस करे तो आपके आए। उसी प्रकार ओ में 3 लेटर आप प्लस ऐड कर देंगे तो ओ क्या PQR, ठीक है। PQR आ जाएगा। ए के बाद क्या आ जाएगा, 3 लेटर ऐड करेंगे तो ABCD आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 3 लेटर इसमें ऐड किए गए हैं। तो इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। F में 3 ऐड करेंगे तो GH और I, GH I आएगा, मतलब इसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, I आएगा। अभी मैंने आपको जो बताया था किस तरीके से आपको फटाफट आंसर लिखाना है, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे I सिर्फ एक ही ऑप्शन में फर्स्ट आ रहा है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा I, ठीक है। ऑप्शन I आपका सही रहेगा। इस तरीके से फटाफट आंसर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि आई एक ही में है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, बाकी आप पूरा सॉल्व करके देख लीजिए। के बाद 2 लेटर आप यूज करेंगे तो एल और एम, तो थर्ड लेटर आपका क्या आएगा, एन आएगा। 3 लेटर अगर ऐड करेंगे तो डी के बाद 3 लेटर ऐड करेंगे तो डी, ई, एफ और जी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे एल का आपका क्या आएगा, ओ आएगा, और यू का क्या आएगा, आपका एक्स आएगा। तो आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही रहेगा। इसको इस प्रकार कोडिंग की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं। 4 ऑप्शन है, 50, 90, 80 या 60। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 60 ऑप्शन चौथा इसका सही रहेगा। इस लेवल के भी क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं, मतलब कि करंट भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, करंट से रिलेटेड भी। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि वी का 2016 में परीक्षण किया गया था, मतलब कहां से इसका परीक्षण किया गया था, किस स्थान से परीक्षण किया गया था 2016 में। तो यहाँ पे ऑप्शन है मुनरो द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या हेवलॉक द्वीप, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा रहेगा, अब्दुल कलाम द्वीप। मतलब अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि वी का 2016 में परीक्षण किया गया। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं जनरल नॉलेज में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इजी है, कुछ मॉडरेट है, तो कुछ का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक का निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है। मतलब इन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें राष्ट्र प्रतीक जो है आपका, उसमें कौन सा शब्द अंकित किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगणमन या भारत माता की जय। तो ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा, सत्यमेव जयते, जो राष्ट्र प्रतीक चिन्ह है उस पर इसको अंकित किया गया है। आगे आपको एक सीरीज दी हुई है जो कि काफी इजी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरी करें। तो यहाँ पे आपको जो सीरीज में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक डिजिट को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज दी हुई है 2, 8, 3, 27 और 4, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड देखेंगे आप 2, तो 2 जो डिजिट दी हुई है इसका आप क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप 3 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है, 27 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 × 4 × 4 आपका क्या आएगा, 64 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, 64 रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको भी सीरीज से रिलेटेड है कि आपको यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो आपको फिल करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 16, 8, 4 और 2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो 12 लास्ट से देखते हैं, तो 12 में 3 का अगर आप इंटू करेंगे या गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, या फिर इधर से देख सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 324 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 108 आएगा, 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, और 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। उसी प्रकार 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन तीसरा रहेगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से रिलेटेड, आपको सीरीज यहाँ पर लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 1, 4, 9, 16 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 4 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। और 9 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है, आपका 7 है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे विषम संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो अगले नंबर जो आएगा आपका 9 नंबर आएगा। मतलब कि 16 और जो अगली डिजिट होगी उसमें 9 का डिफरेंस रहेगा, मतलब 16 में 9 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 25 आएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका, 25। ऑप्शन पहला ही आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सीरीज फिल करनी है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से संबंधित, कथन और निष्कर्ष से संबंधित। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो साथियों ये क्वेश्चन आपके कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके कथन दिए हुए हैं, आप देखेंगे कि सभी कागज चादर हैं और सभी चादर पुस्तक है, ये आपके कथन है, ठीक है। इनको आपको डायग्राम के माध्यम से समझना पड़ेगा। और आपके कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे निष्कर्ष क्या है कि सभी कागज पुस्तक हैं और सभी पुस्तक कागज है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो साथियों आपको इस तरीके से इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सभी कागज जो है, सभी कागज जो वो आपके क्या है, चादर है, ठीक है। सभी कागज चादर है और सभी कागज जो आपकी पुस्तक है, ये आपके कथन कह रहे हैं। तो इस चीज़ में आप एक ध्यान रखें, जब आप इसमें अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे, मतलब अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे तो ये सभी को इंडिकेट करेगा। मतलब सभी कागज आपके चादर भी हो सकते हैं और सभी कागज आपकी पुस्तक भी हो सकती है। उसी प्रकार सभी चादर जो हैं वो आपके पुस्तक हो सकते हैं। पर आप जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो ये कुछ को इंडिकेट करेगा, मतलब कि कुछ पुस्तक आपकी चादर हो सकती है और कुछ पुस्तक आपकी कागज हो सकती है। उसी प्रकार कुछ चादर आपके कागज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बाहर से अंदर की तरफ कभी भी आपका सभी नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पर आपका पहला निष्कर्ष क्या है आपका, कि सभी कागज पुस्तक हैं। तो सभी कागज पुस्तक है, अगर अपन अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे तो सभी, तो ये आपका है कि सभी जो कागज है वो पुस्तक है। तो ये पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही होता है। दूसरा निष्कर्ष है आपका कि सभी पुस्तक कागज है। अब यहाँ पुस्तक ये रही, तो आप इसको यहाँ से अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मतलब कुछ पुस्तक आपकी कागज हो सकती है पर सभी पुस्तक आपकी कागज नहीं हो सकती। तो ये आपका जो निष्कर्ष दूसरा जो है ये गलत है, ठीक है। तो आपका ओनली पहला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। तो आपका क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, मशीन चौथा सही आंसर रहेगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके कथन क्या है कि सभी खंबे दीवार हैं और सभी दीवार खंबे, ठीक है। ये आपके क्या है, जो आपके कथन है। और इसमें निष्कर्ष क्या है कि सभी घर खंबे हैं और सभी खंबे घर हैं। तो सबसे पहले अपन इनके हिसाब से जो कथन है उनके हिसाब से अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो साथियों ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी खंबे जो हैं वो आपके क्या है, दीवार हैं। तो ये अभी सभी खंबे दीवार है और ये सभी दीवार क्या है, आपके घर है, ठीक है। ये अपन ने डायग्राम यहाँ पर बना लिया। अब सबसे पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका कि सभी घर खंबे हैं। सभी घर खंबे हैं मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होता है, कुछ होता है। मतलब यहाँ आप सभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सभी घर खंबे नहीं हो सकते, कुछ घर खंबे हो सकते हैं पर सभी घर जो है वो खंबे नहीं हो सकते। तो आपका पहला जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन है आपका कि सभी खंबे घर हैं। सभी खंबे घर हैं, जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये सभी हो सकता है, ठीक है। तो सभी खंबे आपके क्या है, घर हो सकते हैं। तो ये दूसरा निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। उसी प्रकार सभी दीवार भी घर हो सकती है, ठीक है, पर सभी घर दीवार नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका पहला कंक्लूजन है कि सभी घर खंबे हैं, सभी घर खंबे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। दूसरा निष्कर्ष आपका है कि सभी खंबे घर हैं। सभी खंबे घर है, जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही है, मतलब कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है मित्रों। चलिए अपन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें आपके कथन दिए हुए हैं कि सभी पेंटिंग ड्राइंग है। सभी पेंटिंग ड्राइंग है, ये आपका पहला कथन है। और आपका अगला कथन है कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। पहला कथन है सभी पेंटिंग ड्राइंग है और दूसरा कथन है कि कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, ठीक है। और निष्कर्ष क्या दिए हो, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है और कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। तो सबसे पहले अपन कथन के आधार पर इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसके निष्कर्ष देखेंगे। तो क्वेश्चन के आधार पर इस प्रकार आपका डायग्राम बन जाएगा। पहला आपका कथन है कि सभी पेंटिंग ड्राइंग है, सभी पेंटिंग आपकी ड्राइंग हो गई। दूसरा कथन है कि कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, ठीक है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो इसका सर्कल आपने अलग से बना दिया। अब यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या है, पहला कि कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। कोई भी जो पेंटिंग है वो आपकी तस्वीर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि इस ड्राइंग और इस पिक्चर मतलब इस तस्वीर का कोई भी संबंध नहीं है। तो अगर इससे इसका कोई संबंध नहीं है तो इससे भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष जो है आपका वो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, कि जो है कोई भी पेंटिंग जो है आपकी तस्वीर नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है आपका कि कोई भी तस्वीर जो है वो ड्राइंग नहीं है। तो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि कोई भी ड्राइंग आपकी जो तस्वीर नहीं है, तो उसी प्रकार कोई भी तस्वीर आपकी ड्राइंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये दूसरा निष्कर्ष भी आपका बिल्कुल फॉलो करता है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है मित्रों। तो साथियों ये एमपी पुलिस के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था, खासकर एमपी कांस्टेबल के लिए। इसी तरीके के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच करेंगे तो आपको किसी भी बुक से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।